वेलकम टू स्टडी गो वजीनत। आज इस वीडियो में हम अपील के बारे में जो चैप्टर 29 दिया गया है ये डिस्कस करेंगे। इसमें आपके सेक्शन 372 से लेकर 394 तक के प्रोविजन दिए गए हैं। तो जैसे कि ये चैप्टर अपील के बारे में है, तो अपील है क्या, सबसे पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए। सीआरपीसी में कहीं पर भी अपील डिफाइन नहीं की गई है, लेकिन हम डिफाइन करेंगे। तो आप ये अज्यूम करके चलो कि ये आप हो और ये है आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बचपन का प्यार। आपको शादी करनी है। बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे कि कोई अपनी गर्लफ्रेंड से या कोई अपने बॉयफ्रेंड से ही शादी कर ले। सबके सब बस एक्सपीरियंस लेने के लिए ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं और शादी वो करते हैं उसी से जो कि कह दे उनके मम्मी पापा। लेकिन फिर भी आप एज्यूम करके चलो कि ये आप हो, ये आपकी गर्लफ्रेंड है और आपको इनसे करनी है शादी। आप गए अपने पापा के पास, पापा ये पर्टिकुलर लड़की है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे इससे शादी करनी है। अब पापा भिन्न आ गए। पापा कह रहे बिल्कुल नहीं, जहां मैं चाहूंगा वहीं पे होगी तेरी शादी, मैं इस लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा तेरी। अब आप पापा के इस डिसीजन के अगेंस्ट जाओगे दादू के पास कि दादू देख लो पापा ने ये डिसीजन दिया है, आप देखो कि ये चीज सही कह रहे हैं पापा या नहीं। तो जैसे कि पापा के डिसीजन के अगेंस्ट आप गए हो दादू के पास ताकि दादू फाइनली डिसाइड करके बताए कि करना क्या है। तो ये क्या है, ये आपने पापा के डिसीजन के अगेंस्ट अपील ही तो की है। तो यही चीज यहाँ पे होती है। लोअर कोर्ट ने कोई पर्टिकुलर डिसीजन दिया है, उसको जुडिशियली एग्जामिन कराने के लिए ले जाया जाता है कहां पर, हायर कोर्ट में। फिर वो हायर कोर्ट बताती है कि लोअर कोर्ट का जो डिसीजन है वो सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोअर कोर्ट डिसीजन देती है एक्यूज को या तो एक्विट करने का या फिर लेसर ऑफेंस के लिए पनिश करने का या फिर इनएडिक्वेट कंपनसेशन लगा देती है, तो तब विक्टिम को राइट मिलता है कि वो इसके अगेंस्ट अपील कर सके। ऐसे डिसीजन की वो एग्रीव्ड पार्टी मानी जाती है, तो इसके अगेंस्ट हो जाती है फिर सुपीरियर कोर्ट में और फिर सुपीरियर कोर्ट डिसाइड करती है कि ये जो डिसीजन दिया है लोअर कोर्ट ने ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। वहीं अगर ऐसा हो जाए कि इनएडिक्वेट सेंटेंस पास कर दी गई है, तो तब स्टेट गवर्नमेंट के पीपी का रोल आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट के पीपी का रोल आता है। उसको डायरेक्ट किया जाता है कि वो ऐसे डिसीजन के अगेंस्ट अपील करे। ऑलराइट, वहीं ऐसा भी हो जाता है एक्यूज को कन्विक्ट कर दिया गया, तो एक्यूज को भी राइट होता है कि वो अपील करे उस कन्विक्शन के अगेंस्ट। लोअर कोर्ट ने कन्विक्ट किया तो लोअर कोर्ट के द्वारा दिए गए कन्विक्शन के डिसीजन के अगेंस्ट वो हायर कोर्ट में जाए। अब जब हायर कोर्ट में जाता है, जो एपेलेट कोर्ट होती है, उसको पावर होती है सेक्शन 386 में हर एक केस के लिए जो अप्रोप्रिएट है वो डिसाइड करके देना। तो ये मैंने मोटा मोटा थोड़ा थोड़ा अपील के बारे में आपको बताया। बाकी प्रोविजन हम जब डिस्कस करेंगे एक एक करके, तब आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मुझे एक फेवर चाहिए कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो कि वीडियो कैसा लगा। कुछ भी मतलब लिखा करो कमेंट सेक्शन में, बट एटलीस्ट कमेंट सेक्शन भर दिया करो। आईपीसी एंड सीआरपीसी ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके वीडियो कोर्स अवेलेबल हैं और ये जो सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन है इनके पीडीएफ नोट अवेलेबल है। अगर आपको परचेस करना है तो आप परचेस करने के लिए या तो मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, या फिर आप मुझे मेरे टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हैं जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। जब आप मुझे मैसेज करेंगे या फिर मेल करेंगे, मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगी इन सभी के बारे में जो भी आपने परचेस करने के लिए मुझे मेल या मैसेज किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सेक्शन 372 सीआरपीसी का ये चीज क्लियर करता है कि देखो, जो राइट टू अपील होता है ना, वो कोई नेचुरल या इनहेरेंट राइट नहीं है जैसे कि ह्यूमन राइट्स होते हैं, वैसा नहीं है ये कोई राइट, बल्कि ये ऐसा राइट है जो तब एग्जिस्ट करता है जब स्टैट्यूट ने उसको क्रिएट किया हो, किसी पर्टिकुलर एक्ट के किसी पर्टिकुलर प्रोविजन के तहत प्रोवाइड किया गया हो कि अपील की जा सकती है, तो तब राइट होगा अपील का। कोई पर्टिकुलर डिसीजन दिया है कोर्ट ने, अगर लिखा है एक्सप्रेसली कि इस डिसीजन के अगेंस्ट अपील की जा सकती है, तो तभी आपको उस पर्टिकुलर डिसीजन के अगेंस्ट अपील करने का राइट होगा। और चैप्टर 29 जो दिया गया है सीआरपीसी में, इसमें बताया गया है कि कौन से सेंटेंसेस एंड ऑर्डर वगैरह हैं जो अपीलिएबल हैं। इसके अलावा सीआरपीसी के कुछ प्रोविजन भी हैं जहां पर एक्सप्रेसली राइट टू अपील आपको मिलता है, जैसे कि सेक्शन 86, 250, 341, 351, 449, 454, 458 सबसेक्शन 2। तो जहां पर लिखा है कि अपील की जा सकती है इस पर्टिकुलर डिसीजन की, तो वहां पर राइट टू अपील होगा। अदरवाइज अगर नहीं लिखा है तो नहीं होगा। यही चीज सेक्शन 372 में कह रखी है कि
क्रिमिनल कोर्ट ने कोई भी अगर जजमेंट दिया है या ऑर्डर दिया है तो उसके अगेंस्ट अपील तब तक नहीं की जा सकती है जब तक कि उसके अगेंस्ट अपील करने का राइट सीआरपीसी के तहत प्रोवाइड ना किया गया हो या फिर किसी अदर लॉ के तहत जो कि फॉर द टाइम बिंग इन्फोर्समेंट में हो, वहां पर ना प्रोवाइड किया गया। अगर प्रोवाइड किया गया है कि कर सकते हो अपील उस पर्टिकुलर डिसीजन के अगेंस्ट या उस पर्टिकुलर ऑर्डर के अगेंस्ट क्रिमिनल कोर्ट के, तो तब होगी अपील, ऑलराइट, अदरवाइज अपील का राइट होगा ही नहीं। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिमिनल मामलों के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील के रिगार्डिंग कुछ आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एक तो आपका आर्टिकल 132 क्लोज 1 एंड क्लोज 2 है, और एक है आर्टिकल 134 क्लोज 1 और एक है आर्टिकल 136 क्लोज 1। तो अब आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इन आर्टिकल में एक्चुअल में है क्या चीजें। सेक्शन 372 में एक प्रोवाइजो आपको देखने को मिलता है जो कि सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के द्वारा यहाँ पर इंसर्ट किया गया था। ये बेसिकली विक्टिम को ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर्स हैं इनके अगेंस्ट राइट करने का, क्या कह रही हूँ मैं, इनके अगेंस्ट अपील करने का राइट देता है। तो बेसिकली अगर किसी कोर्ट ने किसी एक्यूज को एक्विट कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया, या फिर लेसर ऑफेंस, यहाँ पे लेसर ऑफेंस लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ पे लेसर पनिशमेंट नहीं लिखा है, लेसर ऑफेंस लिखा है। तो अगर एक्यूज को लेसर ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर दिया गया है या फिर इनएडिक्वेट कंपनसेशन इंपोज किया गया है, तो ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट राइट टू अपील मिलता है विक्टिम को। और जो कोर्ट कन्विक्ट की है उस कोर्ट की बेसिकली जो अपील है जहां पर लाए करती है, जिस कोर्ट में लाए करती है, उस कोर्ट में फिर विक्टिम लगाएगी इस तरह के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील। और यही चीज परविंदर कंसल वर्सेस स्टेट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2020 के केस में कही गई कि विक्टिम को राइट टू अपील है इन 3 तरह के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करने का। बट एक विक्टिम अपील नहीं कर सकता है किस चीज के अगेंस्ट? इनएडिक्वेट सेंटेंस के अगेंस्ट, क्योंकि इस चीज के अगेंस्ट अपील करने के लिए इंपावर किया गया है सेक्शन 377 के तहत स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को और कुछ मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट को, इन्हीं को है राइट टू प्रेफर अपील फॉर एनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंस, जिसके तहत ये क्या करते हैं, अपील करते हैं इनएडिक्वेट सेंटेंस के अगेंस्ट। अगर इनको लग रहा है किसी मामले में इनएडिक्वेट सेंटेंस पास हुई है और उस सेंटेंस को इन्हांस किया जाना चाहिए, तो ये क्या करते हैं, अपने पीपी को डायरेक्ट करते हैं कि जा भाई अपील कर, ऑलराइट। तो इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस को इन्हांस करने के लिए विक्टिम अपील नहीं लगा सकती है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन कोटगली वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2018 के मामले में ये बताया गया था कि सेक्शन 372 में जो प्रोवाइजो है, जैसे कि वो इंसर्ट किया गया था सेक्शन 372 में 31 दिसंबर 2009 को, तो क्या इसका नेचर प्रोस्पेक्टिव है या फिर रेट्रोस्पेक्टिव है, इस चीज के बारे में इस केस में पर्टिकुलरली डिस्कशन हुआ था। और इस केस में भी, और साथ ही नवल किशोर मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2019 के केस में भी, और साथ ही जोसेफ स्टीफन वर्सेस अंथनासमी, क्या लिखा है ये, 2022 का केस। इन तीनों केसेस में ना ये कहा गया था कि जो विक्टिम को राइट मिला हुआ है ना अपील करने का अगेंस्ट एक्विटल, वो एब्सोल्यूट राइट है। ऐसा नहीं है कि उस राइट को एक्सरसाइज करने के लिए उन्हें स्पेशल लीव लेनी पड़ती हो, ऐसा कुछ नहीं है। वहीं रामफल वर्सेस स्टेट 2015 के केस में यह कहा गया कि जैसे कि आपको पता ही है, प्रोवाइजो में विक्टिम को राइट मिला हुआ है कुछ चीज़ों के अगेंस्ट अपील करने का, तो विक्टिम का मतलब क्या होता है ये बताया गया है सेक्शन 2AA ऑफ सीआरपीसी में। विक्टिम का मतलब होता है ऑफेंस की वजह से जिसको इंजरी हुई है, जिसको लॉस हुआ है, वो होती है विक्टिम। और इसके साथ साथ उसके लीगल हेयर और गार्जियन वगैरह विक्टिम की डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं। तो अगर विक्टिम कर रही है अपील, तो देखो कोई भी स्पेशल लीव अपील करने के लिए उसको लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर उसके लीगल हेयर कर रहे हैं या उसके गार्जियन कर रहे हैं, तो तब उस मामले में यहाँ पे इस केस में कहा गया कि वो सिर्फ और सिर्फ तब कर सकते हैं अपील जब उन्होंने ऑब्टेन कर ली हो लीव हाई कोर्ट से उस तरीके से जैसे कि सेक्शन 378 के सब सेक्शन 3 में रिक्वायर किया गया है। सेक्शन 373 को समझने के लिए आपको चैप्टर 8 सीआरपीसी का पता होना चाहिए, जो कि शांति बनाए रखने के लिए या फिर गुड बिहेवियर मेंटेन रखने के लिए सिक्योरिटी लेने से संबंधित प्रोविजन प्रोवाइड करता है, जो कि सेक्शन 106 से लेकर 124 तक दिए गए हैं इस चैप्टर में।
तो ये जो चैप्टर है चैप्टर 8 आपको सीआरपीसी के वीडियोस लेक्चर की जो प्लेलिस्ट है ना उसमें मिल जाएगा। तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर जरूर देखना। तो बेसिकली ये जो सेक्शन है इनमें से सबसे पहले सेक्शन 1.6 एंड 1.7 इन दोनों सेक्शन में शांति बनाए रखने के लिए विद या विदाउट श्योरिटी बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के बारे में प्रोविजन किया गया है। और गुड बिहेवियर मेंटेन रखने के लिए जो प्रोविजन है बॉन्ड एग्जीक्यूट कराने का वो दे रखा है 108 में, 109 में, 110 में। 108 एंड 109 में जो बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जाता है वो होता है विद या विदाउट श्योरिटी। वहीं 110 में जो बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जाता है वो होता है विद श्योरिटी। अब जैसे कि इस तरह का बॉन्ड किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है तो उसको एग्जीक्यूट कराने से पहले ना एक प्रिलिमिनरी ऑर्डर दिया जाता है, क्योंकि एकदम से फाइनल ऑर्डर थोड़ी दे सकते हैं जब तक कि बिल्कुल कंफर्म ना हो कि इस पर्टिकुलर पर्सन से शांति बनाए रखने का बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया ही जाए या गुड बिहेवियर मेंटेन रखने के लिए उससे बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया जाए। तो इसलिए पहले प्रिलिमिनरी ऑर्डर निकलता है 111 में, फिर 112 से 115 में कुछ स्टेप लिए जाते हैं, देन 116 में इस चीज के लिए होती है इंक्वायरी। फिर अगर लगता है कि हाँ बॉन्ड एग्जीक्यूट कराना चाहिए इन दोनों में से किसी भी चीज के लिए तो तब बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्डर किया जाता है 117 में। तो अगर किसी व्यक्ति को बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्डर दिया गया 117 में, सिक्योरिटी ली जा रही है उससे 117 में, या तो शांति बनाए रखने के लिए या फिर गुड बिहेवियर मेंटेन रखने के लिए, तो वो व्यक्ति इस तरह के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकता है। कहां पे? कोर्ट ऑफ सेशन में, क्योंकि ये है अपीलिएबल ऑर्डर। वहीं जैसे कि अगर उस व्यक्ति से बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जाता है विद श्योरिटी, जमानती उसको बोले जाते हैं कि तू जमानती लेकर आ। अब वो जमानती जैसे कि लेकर आया तो मान लो पहले तो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था लेकिन बाद में रिजेक्ट कर दिया, या फिर पहले ही एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया और इस तरह का ऑर्डर दे रही है कोर्ट 121 में, तो श्योरिटी को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज करने के ऑर्डर के अगेंस्ट एंड श्योरिटी को रिजेक्ट करने के ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील की जा सकती है, क्योंकि ये भी ऑर्डर अपीलिएबल है और ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की जा सकती है कहां पे? कोर्ट ऑफ सेशन में। बट उन केसेस को छोड़कर जिनमें सेक्शन 122 के सबसेक्शन 2 में एंड सबसेक्शन 4 में जो प्रोसीडिंग है वो ऑलरेडी चल रही है सेशन जज के समक्ष ही। तो ये हो गया आपका सेक्शन 373 सीआरपीसी का। सेक्शन 374 की हेडिंग इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बताया गया है कि एक्यूज को अगर कन्विक्ट कर दिया गया है तो इस चीज के अगेंस्ट अपील किस कोर्ट में की जाएगी। वहीं एक्विटल अगर हुआ है एक्यूज को बाइज्जत बरी अगर किया गया है तो उसके अगेंस्ट अपील करने के बारे में है प्रोविजन सेक्शन 378। तो दोनों ही सेक्शन की हेडिंग प्रीलिम्स में पूछी जाती है और दोनों ही सेक्शन मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कब जाती है अपील। तो इस चीज के रिगार्डिंग सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 132, 134, 136 दे रखे हैं जिनमें बता रखा है कि हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील जाती है कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। वहीं सेक्शन 379 सीआरपीसी का देखो ये कहता है कि मान लो किसी पर्टिकुलर कोर्ट ने किसी एक्यूज को बाइज्जत बरी कर दिया था, एक्विट कर दिया था, और एक्यूज को एक्विट करने के ऑर्डर के अगेंस्ट अंडर सेक्शन 378 अपील की गई है हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट बीइंग एपेलेट कोर्ट जब वो अपील में इस ऑर्डर को देख रही है, एक्यूज को एक्विट करने के ऑर्डर को देख रही है, तो वो अगर इस ऑर्डर को ही रिवर्स कर देती है, क्या कर देती है? एक्यूज को कन्विक्ट कर देती है। और कन्विक्ट करती है कोई ऐसी वैसी सेंटेंस के लिए नहीं, बल्कि या तो डेथ सेंटेंस के लिए या फिर आजीवन कारावास के लिए या फिर उतनी अवधि के कारावास के लिए जो 10 साल या 10 साल से ज्यादा का होता है। तो तब हाई कोर्ट ने एपेलेट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हुए जो ये कन्विक्शन का ऑर्डर दिया है इसके अगेंस्ट एज पर सेक्शन 379 अपील जाती है कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। वहीं अगर देखें हम सेक्शन 374 में क्या कह रखा है, यहाँ पे कह रखा है ये कि बीइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट हाई कोर्ट अगर ट्रायल कंडक्ट की है और उस ट्रायल में कन्विक्शन का ऑर्डर दी है, जैसे कि जो ट्रायल है वो ओरिजिनली चला कहां पे? हाई कोर्ट में ही, और वहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए हाई कोर्ट ने कन्विक्शन का ऑर्डर अगर दिया है तो उसके अगेंस्ट भी अपील जाती है कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। और हाई कोर्ट के ट्रायल के रिगार्डिंग दे रखा है सेक्शन 474, जहां पर बता रखा है कि हाई कोर्ट के ट्रायल में सेशन ट्रायल के ही प्रोविजन लगते हैं।
तो यहां पर आपको सेक्शन 379 से ये क्लियर हुआ कि हाई कोर्ट अगर एपेलेट जुरिसडिक्शन इस्तेमाल करते हुए एक्विटल के ऑर्डर को रिवर्स करता है और कन्विक्ट करता है या तो डेथ सेंटेंस के लिए या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के लिए या फिर 10 या 10 से ज्यादा सालों के इम्प्रिजनमेंट के लिए, तो इस तरह के कन्विक्शन के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील जाती है कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। वहीं एज पर सेक्शन 374 सबसेक्शन 1 हाई कोर्ट अगर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इस्तेमाल करते हुए कन्विक्ट कर रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि वो कितना सेंटेंस के लिए कन्विक्ट कर रहा है। अगर वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इस्तेमाल करते हुए कन्विक्ट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट भी अपील जाती है कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। सेक्शन 374 का सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अगर सेशन जज ट्रायल कंडक्ट किया और कन्विक्ट किया या फिर एडिशनल सेशन जज ट्रायल कंडक्ट किया और कन्विक्ट किया या फिर कोई अदर कोर्ट ट्रायल कंडक्ट की और कन्विक्ट की 7 साल या 7 साल से ज्यादा के इम्प्रिजनमेंट के लिए, तो इन तीनों ही मामलों में कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील जाएगी कहां पे? हाई कोर्ट में। और सबसेक्शन 2 में जो बात लिखी है उसको सेव करते हुए सबसेक्शन 3 में कह रहे हैं कि अगर ट्रायल कंडक्ट किया जाता है एमएम के द्वारा और वो कन्विक्शन का ऑर्डर दे रहा है या फिर असिस्टेंट सेशन जज ने ट्रायल कंडक्ट किया और वो कन्विक्शन का ऑर्डर दे रहा है या फिर जेएम फर्स्ट क्लास या जेएम सेकंड क्लास ने जो ट्रायल किया उसमें वो कन्विक्शन का अगर ऑर्डर देते हैं तो इनके कन्विक्शन के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील जाती है कोर्ट ऑफ सेशन में। अगर कन्विक्शन का ऑर्डर दिया जाता है सेक्शन 325 ऑफ सीआरपीसी के तहत तो उसके अगेंस्ट भी अपील जाती है कोर्ट ऑफ सेशन में ही। अगर सेक्शन 360 के तहत कोई ऑर्डर पास किया गया है, लाइक प्रोबेशन पे छोड़े जाने का ऑर्डर दिया गया है या कोई सेंटेंस दी गई है, चाहे वो किसी भी मजिस्ट्रेट ने दिया हो, उसके अगेंस्ट अपील भी जाती है कहां पे? कोर्ट ऑफ सेशन में ही। ऑलराइट, तो अब एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि जैसे कि आपको पता ही है जो यहाँ पर असिस्टेंट सेशन जज है, अगर वो कन्विक्शन का ऑर्डर दे रहा है, ट्रायल कंडक्ट किया, वहां पे कन्विक्शन का ऑर्डर दिया, तो उसके अगेंस्ट अपील जाएगी कहां पे? कोर्ट ऑफ सेशन में। वहीं अगर ये मान के चलो कि असिस्टेंट सेशन जज ने 7 साल या 7 साल से ज्यादा के लिए इम्प्रिजनमेंट की सजा दी है, तो तब भी क्या कोर्ट ऑफ सेशन में ही जाएगी? नहीं, तब जाएगी कहां पे? हाई कोर्ट में, क्योंकि फिर ये मामला सबसेक्शन 3 का नहीं रह जाएगा, ये बन जाएगा सबसेक्शन 2 का मामला, क्योंकि सबसेक्शन 2 में कह रहे हैं कि कोई भी अगर अदर कोर्ट सेशन जज या एडिशनल सेशन जज के अलावा अगर कोई भी अदर कोर्ट है और वो 7 साल या 7 साल से ज्यादा के इम्प्रिजनमेंट के लिए कन्विक्ट कर रही है तो उसके अगेंस्ट अपील जाती है हाई कोर्ट में। वहीं 7 साल से नीचे के लिए अगर असिस्टेंट सेशन जज करेगा कन्विक्ट तो तब मामला होगा सबसेक्शन 3 का और इस कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील जाएगी कहां पे? कोर्ट ऑफ सेशन में। बाकी जो सेशन जज हैं और जो एडिशनल सेशन जज हैं वो कितनी भी सेंटेंस के लिए कन्विक्ट करें, उनके अगेंस्ट हमेशा अपील जाएगी कहां पे? हाई कोर्ट में। ऑलराइट, सेक्शन 374 का सबसेक्शन 4 जो कि इंसर्ट किया गया था बाय द सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2018, ये कह रहा है ये कि अगर रेप वाले जो ऑफेंस आईपीसी के इन सेक्शंस में पनिशेबल हैं, इन सेक्शन में अगर किसी व्यक्ति के अगेंस्ट सेंटेंस पास किया गया है तो उसके अगेंस्ट जो अपील की जाती है तो उसके लिए यहां पर टाइम लिमिट दे दी है ये कि वो अपील डिसाइड कर दी जानी चाहिए जिस तारीख को अपील फाइल की गई उस तारीख से 6 महीने के अंदर। तो ये हो गया आपका सेक्शन 374 ऑफ सीआरपीसी। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि किन मामलों में अपील नहीं की जा सकती है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा सेक्शन 372 जो कि कहता है कि जब तक कि सीआरपीसी या किसी अदर लॉ के तहत बोला नहीं गया है कि इस पर्टिकुलर जजमेंट या इस पर्टिकुलर ऑर्डर की अपील हो सकती है, तब तक उस जजमेंट या उस ऑर्डर की अपील नहीं हो सकेगी। बट यहाँ पे सेक्शन 375 एंड सेक्शन 376 दोनों डायरेक्टली बता रहे हैं कि किन मामलों में अपील होगी ही नहीं। यहाँ पर एक्सप्रेसली मना कर दिया गया है। सेक्शन 375 में बोला गया है कि अगर एक्यूज प्लीड करता है गिल्टी तो उसकी अपील नहीं होगी। कुछ पेटी मामले बता रखे हैं सेक्शन 376 में जिनमें अपील नहीं हो सकती है। तो सेक्शन 375 देखो कहता यह है कि हमने सेक्शन 374 में बहुत बड़ी बड़ी बातें पढ़ी कि कन्विक्शन का ऑर्डर अगर कोई पर्टिकुलर कोर्ट दे रही है तो उस कन्विक्शन के अगेंस्ट इस पर्टिकुलर कोर्ट में जाएगी अपील।
तो उन बातों को भूल जाओ, वो सारी बातें जाए भाड़ में। कह रहे हैं कि अगर कोई एक्यूज प्लीड गिल्टी किया, आपने पढ़ा होगा कई जगह ट्रायल जैसे हम पढ़ते हैं तो वहां पे पूछा जाता है ना एक्यूज से कि आप अपना गुनाह कबूल करते हो या ट्रायल क्लेम करते हो। तो अगर वो गिल्टी प्ली करता है और उसके आधार पे उसको कन्विक्ट कर दिया जाता है, तो क्योंकि वो अपना गुनाह खुद ही वॉलेंटरली डेलिब्रेटली कबूल कर रहा है और उसके आधार पे उसको कन्विक्ट किया जा रहा है, तो ऐसे कन्विक्शन के अगेंस्ट वो अपील कैसे कर सकता है? तो इसलिए उसको यहाँ पे अपील करने का राइट ही नहीं दिया गया। फिर ऐसे कन्विक्शन के अगेंस्ट वो अपील नहीं कर सकता है अगर कन्विक्शन दिया है किसने? हाई कोर्ट ने उसके प्लीड गिल्टी करने पे। वहीं अगर प्लीड गिल्टी करने पर कन्विक्शन दिया है या तो कोर्ट ऑफ सेशन ने या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने या जेम फर्स्ट क्लास ने या जेम सेकंड क्लास ने, तो उसके अगेंस्ट भी राइट नहीं है कन्विक्टेड पर्सन को अपील करने का। लेकिन हाँ, टू द एक्सटेंट एंड लीगैलिटी ऑफ सेंटेंस वो अपील कर सकता है। तो ये वाली लाइन आपने अच्छे से ध्यान रखनी है। सेक्शन 376 में देखो ये कह रहे हैं कि सेक्शन 374 में हमने जो भी पढ़ा उसमें चाहे कुछ भी लिखा हो वो जाए भाड़ में। कह रहे हैं कि अगर पहली चीज हाई कोर्ट ने सेंटेंस पास की है सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक के कारावास की, उससे ज्यादा की नहीं, या फिर सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए तक के फाइन की, उससे ज्यादा के फाइन की नहीं, या फिर ये दोनों ही, तो इसके अगेंस्ट अपील लाई नहीं करेगी। सेकेंडली कह रहे हैं कि अगर सेशन कोर्ट ने या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सिर्फ और सिर्फ 3 ही महीने तक के, उससे ज्यादा के नहीं, कारावास की सजा पास की है, या फिर सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए तक के अमाउंट का फाइन इंपोज किया है, या फिर ये दोनों ही, तो उसके अगेंस्ट अपील लाई नहीं करेगी। वहीं अगर जेम फर्स्ट क्लास सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए तक का फाइन लगाया, उससे ज्यादा का नहीं, तो तब उसके अगेंस्ट भी अपील लाई नहीं करेगी। नेक्स्टली कह रहे हैं कि अगर सेक्शन 260 ऑफ सीआरपीसी के तहत जो मजिस्ट्रेट किसी मामले को समरली ट्राई करने के लिए इम्पावर्ड है, वो अगर समरली ट्राई करते हुए मामले में सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए तक के फाइन की सेंटेंस पास किया है, तो उसके अगेंस्ट भी अपील लाई नहीं करेगी। तो ये कुछ पैटी मामले हैं जिसके अगेंस्ट अपील लाई नहीं करती है। वहीं अगर जो सेंटेंस यहां पर बता रखी है जिनके अगेंस्ट अपील लाई नहीं करेगी, उसके साथ साथ अगर कोई अदर पनिशमेंट कंबाइन है तो तब अपील की जा सकेगी। बट जो कंबाइन है पनिशमेंट, अगर वो क्या है, वो ये है कि जिस व्यक्ति को कन्विक्ट किया गया उसको ना ऑर्डर किया गया कि भाई तू शांति बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी फर्निश कर, तो तब अपील लाई नहीं करेगी। अगर वो ये है कि डायरेक्शन दिया गया है कन्विक्टेड पर्सन को कि भाई अगर जो फाइन देने के लिए तुझे बोला गया है तू वो नहीं पे करेगा, तो उसके बदले में तुझे इतने कारावास की सजा दी जाएगी, क्योंकि तू अगर फाइन का पेमेंट में डिफॉल्ट करेगा तो उसके बदले में तेरे को कारावास की सजा दी जाएगी, तो भाई इसके अगेंस्ट भी अपील लाई नहीं करेगी। थर्डली कह रहे हैं कि अगर एक से ज्यादा फाइन की सेंटेंस पास की गई है किसी मामले में और टोटल अमाउंट जो फाइन का है वो उतने अमाउंट से ज्यादा का नहीं है जितना कि यहां पर प्रेस्क्राइब है हर एक पर्टिकुलर मामले के लिए, तो तब उसके अगेंस्ट भी अपील लाई नहीं करेगी। तो ये हो गया आपका सेक्शन 376। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर जो सेंटेंस पास की गई है वो इनएडिक्वेट है, तो इस आधार पे सेंटेंस के अगेंस्ट अपील कौन कर सकता है? तो ये बता रखा है सेक्शन 377 में। तो सबसे पहली चीज देखो यहाँ पे ये कह रखी है कि सबसेक्शन 2 में जो लिखा है उसको सेव करते हुए, क्योंकि अगर सिचुएशन सबसेक्शन 2 वाली है तो तब सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी पीपी को अपील करने के लिए इस आधार पे कि सेंटेंस इनएडिक्वेट है। वहीं बाकी मामलों के लिए कह रहे हैं कि अगर ट्रायल कंडक्ट किया था किसी ऐसी कोर्ट ने जो कि हाई कोर्ट नहीं थी और उस ट्रायल में उसने कन्विक्शन दिया, तो इस आधार पे कि भाई जो सेंटेंस कन्विक्शन में दी गई वो इनएडिक्वेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? डायरेक्ट कर सकती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि भाई जा अपील कर इस चीज के अगेंस्ट। अगर सेंटेंस पास की है मजिस्ट्रेट ने तो अपील कर कहां पे? कोर्ट ऑफ सेशन में। अगर मजिस्ट्रेट के अलावा किसी अदर कोर्ट ने सेंटेंस पास की है तो तब अपील कर कहां पे? हाई कोर्ट में। ऑलराइट, यही चीज यहाँ पे कह रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि अगर जिस मामले में कन्विक्शन का ऑर्डर दिया गया वो मामला था ऐसा जिसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट
जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई होती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट 1946 के तहत, या फिर कोई अदर एजेंसी सीआरपीसी के अलावा किसी सेंट्रल एक्ट के तहत एम्पावर की गई थी मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो ऐसा अगर मामला है, उसमें कन्विक्शन किया गया है, तो तब रोल आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट इस आधार पे कि भाई सेंटेंस इनएडिक्वेट है, क्या करती है, पीपी को डायरेक्ट करती है कि जा अपील कर उस सेंटेंस के अगेंस्ट। अगर सेंटेंस पास की थी मजिस्ट्रेट ने तो अपील कर कहाँ पे, कोर्ट ऑफ सेशन में। अगर सेंटेंस पास की थी किसी अदर कोर्ट ने तो तब कहाँ पर कर अपील सेंटेंस के अगेंस्ट, हाई कोर्ट में। और जब यहाँ पर अपील होती है फाइल, तो एक्यूज को दिया जाना चाहिए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी कॉज शो करने के कि उसके अगेंस्ट जो सेंटेंस है उसको इन्हेंस क्यों ना किया जाए। क्योंकि जैसा कि ये यहाँ पर अपील कर रहे हैं इसलिए क्योंकि जो सेंटेंस है वो इनएडिक्वेट है, तो इसका मतलब क्या है कि वो बढ़वाना चाहते हैं सेंटेंस। तो जब वो बढ़वा रहे हैं सेंटेंस, इन्हेंस करवा रहे हैं, तो इन्हेंस क्यों ना की जाए, इसके अगेंस्ट रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए एक्यूज को कॉज शो करने की। और जब वो कॉज शो करे तो तब उसको ये राइट भी होना चाहिए कि जो कन्विक्शन उसको किया गया है उसको वो चैलेंज कर सके, और वो प्लीड कर सके या तो एक्विटल के लिए कि भाई उसको बाइज्जत बरी किया जाए, या फिर सेंटेंस के रिडक्शन के लिए। ये उसको इन्हेंस करने के लिए अपील किया, बल्कि उसको तो कम करना चाहिए। ऑलराइट। और सबसेक्शन 3 में जो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिए जाने की बात की जा रही है ना, वो अप्लाई होती है सिर्फ कब, जब अपील फाइल की जाती है हाई कोर्ट के समक्ष इस आधार पे कि जो सेंटेंस है वो इनएडिक्वेट है। वहीं अगर अपील फाइल की जाती है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अंडर आर्टिकल 136, तो तब ये रीजनेबल अपॉर्चुनिटी वाली बात वहां पर अप्लाई नहीं होती। ये कहा गया था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस धर्मेंद्र सिंह 1999 के केस में। सबसेक्शन 4 2018 में इंसर्ट किया गया था। यहाँ पे ये कहता है कि अगर ये जो सेक्शंस यहाँ पर मेंशन है आईपीसी के रेप वाले, इनके तहत अगर सेंटेंस दिया गया है तो उसके अगेंस्ट अपील अगर की गई है तो वो डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए जिस तारीख को अपील की गई उस तारीख से 6 महीने के अंदर। वही बात यहाँ पे ये कह रहा है जो हमने पढ़ी थी सेक्शन 374 के सबसेक्शन 4 में। यही बात यहाँ पर सेक्शन 377 के सबसेक्शन 4 में है, और दोनों ही सबसेक्शन 4 जो है यहाँ पे ये इंसर्ट किए गए थे 2018 में। तो ये हो गया आपका सेक्शन 377 ऑफ सीआरपीसी। अब यहाँ पर सेक्शन 378 जो दिया गया है ये प्री और मेंस दोनों में पूछा जाने वाला सेक्शन है। इसमें एक्विटल के अगेंस्ट अपील के बारे में बात की गई है। अगर एक्यूज को एक्विट किया जाता है तो उसके अगेंस्ट अपील के बारे में एक तो हमने पढ़ा था सेक्शन 372 में दिए गए प्रोवाइजो में, एक हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 378 में। तो सेक्शन 372 के प्रोवाइजो में जो राइट टू अपील मिला हुआ है अगेंस्ट एक्विटल, वो किसको मिला हुआ है, वो मिला हुआ है ऑफेंस के विक्टिम को। और विक्टिम की डेफिनेशन में एज पर सेक्शन 2WA उसके गार्जियन या फिर उसके लीगल एयर ये भी इंक्लूड होता है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कि क्या स्टेट गवर्नमेंट, कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 372 में दिए गए प्रोवाइजो के तहत एक्विटल के अगेंस्ट अपील कर सकती है, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि वो विक्टिम नहीं है। उनको अपील करने का राइट यहां पर नहीं है, बल्कि कहां पर है, सेक्शन 378 में। तो सेक्शन 378 में स्टार्टिंग में जो दिए गए हैं ना सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3, इनको अगर हम मिलाकर पढ़ें तो ये क्या कह रहे हैं, तो कह ये रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी भी मामले में, वही एज पर सबसेक्शन 2 सेंट्रल गवर्नमेंट किसी ऐसे मामले में जो कि इन्वेस्टिगेट किया गया हो बाय दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट या फिर बाय अ सेंट्रल एजेंसी एस्टेब्लिश अंडर एनी सेंट्रल एक्ट, क्या कर सकते हैं ये, इधर डीएम और इधर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एज पर क्लोज ए। किस चीज के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं, अपील करने के लिए। किस चीज के अगेंस्ट, किसी ऐसे एक्विटल के अगेंस्ट जो कि मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेबल प्लस नॉन बिलेबल ऑफेंस में पास किया है। कहां पर अपील करने के लिए, इसके अगेंस्ट कोर्ट ऑफ सेशन में। और दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी मामले में, वहीं दूसरी तरफ एज पर सबसेक्शन 2 सेंट्रल गवर्नमेंट
किसी ऐसे मामले में जो कि इन्वेस्टिगेट किया गया बाय दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट या फिर बाय अ सेंट्रल एजेंसी एस्टेब्लिश अंडर एनी सेंट्रल एक्ट। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और इधर की साइड सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है पीपी को एज पर सबसेक्शन 3 हाई कोर्ट की लीव लेकर हाई कोर्ट में अपील प्रेफर करने के लिए। किस चीज के अगेंस्ट? हाई कोर्ट के अलावा किसी भी कोर्ट के द्वारा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करते हुए या फिर एपेलेट जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करते हुए पास किए गए ऐसे एक्विटल के अगेंस्ट जो कि क्लोज ए में जो हमने ये वाला एक्विटल का ऑर्डर पढ़ा, ये वाला ऑर्डर नहीं है, तो इसके अगेंस्ट अपील करने के लिए, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन ने रिवीजन में अगर एक्विटल का ऑर्डर पास किया है तो उसके अगेंस्ट अपील प्रेफर करने के लिए। तो जब यहां पर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करने लग रही है पीपी को इनमें से किसी भी एक्विटल के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करने के लिए, कहां पर? हाई कोर्ट में, तो तब एज पर सबसेक्शन 3 इनको लेनी पड़ती है अनुमति हाई कोर्ट से, अदरवाइज हाई कोर्ट में अपील नहीं जाएगी। ऑलराइट, तो ये वाली बात है सबसेक्शन 3 में। सबसेक्शन 4 में ये कह रहे हैं कि अगर मामला इंस्टीट्यूट हुआ था कंप्लेंट पर और उस मामले में एक्विटल का ऑर्डर पास किया गया है, तो जो कंप्लेनेंट है अगर उसने ऐसे एक्विटल के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील लेने के लिए स्पेशल लीव लेने की एप्लीकेशन की है हाई कोर्ट में, और उस एप्लीकेशन पर उस एक्विटल के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करने का हाई कोर्ट अनुमति दे देती है, तो तब यहां पर कंप्लेनेंट भी ऐसे एक्विटल के ऑर्डर के अगेंस्ट कर सकता है हाई कोर्ट में अपील। बट जो कंप्लेनेंट है अगर वो पब्लिक सर्वेंट है तो वो स्पेशल लीव के लिए एप्लीकेशन कर दिया होना चाहिए 6 महीने के अंदर, जिस दिन एक्विटल का ऑर्डर आया ना उस टाइम से। और अगर वो है कंप्लेनेंट एक प्राइवेट पार्टी तो तब वो एप्लीकेशन कर दिया गया होना चाहिए स्पेशल लीव लेने के लिए 60 डेज के अंदर। वहीं अगर ऐसा हो कि जो एप्लीकेशन की गई है सबसेक्शन 4 में एक्विटल के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करने के लिए स्पेशल लीव लेने की, और उस एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया गया, हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं देंगे भाई स्पेशल लीव हम, तो अब क्या? अब कह रहे हैं कि सबसेक्शन 1 में या फिर सबसेक्शन 2 में अब नहीं हो सकता है एक्विटल के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील। फिर इस चीज के बाद अब अपील ही नहीं हो सकेगी सबसेक्शन 1 में और ना ही सबसेक्शन 2 में एक्विटल के ऑर्डर के अगेंस्ट। तो इतनी सी बात थी सेक्शन 378 ऑफ सीआरपीसी में। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 379 हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था, इसलिए हम इसको दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। इसके बाद अगला सेक्शन आता है सेक्शन 380, जिसमें स्पेशल राइट दिया गया है कुछ मामलों में अपील करने का। तो कहा यह गया है कि इस चैप्टर में चाहे कुछ भी लिखा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये कहता है कि मान लो एक ही ट्रायल में एक से ज्यादा पर्सन्स किए गए हैं कन्विक्ट, और उनमें से कुछ पर्सन्स के संबंध में जो जजमेंट या फिर ऑर्डर पास किया गया है वो है अपीलिएबल, तो फिर बाकियों के साथ क्यों ना इंसाफी करें? तो तब बाकियों को भी, जो बाकी लोग हैं इनके अलावा कन्विक्ट हुए, इनको भी फिर राइट होगा यहाँ पे ऐसे जजमेंट या ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करने का। यानी कि कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर एक एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट अनअपीलिएबल सेंटेंस पास हुई है, वहीं उसके को एक्यूज के अगेंस्ट अपीलिएबल सेंटेंस पास हुई है, तो तब सिर्फ उसके को एक्यूज के अगेंस्ट अपीलिएबल सेंटेंस पास होने की वजह से उस एक्यूज को भी स्पेशल राइट मिलेगा सेंटेंस के अगेंस्ट अपील करने का। तो ये हो गया आपका सेक्शन 380। अब यहाँ पर सेक्शन 381 में बताया गया है कि जैसे कि कोर्ट ऑफ सेशन में ये जो हमने सेक्शन डिस्कस किए ना, इनमें कहाँ पर जा रही है अपील? यहाँ पे जा रही है, कहाँ पे? कोर्ट ऑफ सेशन में। तो जब कोर्ट ऑफ सेशन में अपील जाती है तो उस पर सुनवाई कौन करता है? कोर्ट ऑफ सेशन में तो देखो सेशन जज होते हैं, एडिशनल सेशन जज होता है, असिस्टेंट सेशन जज होता है। तो सुनवाई कौन करेगा फिर अपील पे?
तो कह रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले सबसेक्शन 1 में कि जब कोर्ट ऑफ सेशन में अपील जा रही है या फिर सेशन जज के पास जा रही है अपील, तो तब उस अपील की सुनवाई या तो सेशन जज खुद करेगा या फिर उसकी सुनवाई करेगा एडिशनल सेशन जज। लेकिन अगर अपील ऐसे कन्विक्शन के अगेंस्ट की गई है जो कि ऐसे ट्रायल में दिया गया था, जो कि कंडक्ट किया था जेएम सेकंड क्लास ने, यानी कि कुल मिला के बात यह है कि अगर जेएम सेकंड क्लास ने कन्विक्शन का ऑर्डर दिया, तो जैसे कि एज पर सेक्शन 374 सबसेक्शन 3 जेएम सेकंड क्लास के कन्विक्शन के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील जाती है कहाँ पे, कोर्ट ऑफ सेशन में। तो अब इस तरह के अपील की सुनवाई कौन करेगा, इस तरह के अपील को डिस्पोज ऑफ कौन करेगा, यानी कि इस तरह के अपील की सुनवाई और इस तरह के अपील को डिसाइड कौन करेगा। तो इसको सुनेगा, इसको डिसाइड करेगा या तो असिस्टेंट सेशन जज या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ऑलराइट, अब सबसेक्शन 2 देखो, सीधी सीधी सी बात कहता है, बिल्कुल वैसे ही वाली जैसे कि हमने सेक्शन 194 ऑफ सीआरपीसी में डिस्कस की थी। तो इस सबसेक्शन को सेक्शन 194 से आप रिलेट कर सकते हो। तो कहता क्या है सबसेक्शन 2, ये कहता है कि एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिर्फ वही अपील सुनेंगे जो कि सेशन जज ने या तो जनरल ऑर्डर के थ्रू या फिर स्पेशल ऑर्डर के थ्रू इनको मेक ओवर की है कि लो पकड़ो भाई अपील ये वाली और उस पर सुनवाई करो, या फिर जिसकी सुनवाई करने के लिए हाई कोर्ट ने बाय स्पेशल ऑर्डर इनको डायरेक्ट किया है। तो सिर्फ वही अपील पर ये करेंगे सुनवाई। तो इतनी सी बात है सेक्शन 381 में। अब यहां पर आपका शुरू होता है अपील का प्रोसीजर। सबसे पहले सेक्शन 382 में एंड 383 में आपको पता चलेगा कि अपील कैसे प्रेजेंट की जाएगी, नॉर्मल मामलों में कैसे की जाएगी और उस मामले में कैसे की जाएगी जब कोई अपील करने वाला जो व्यक्ति है वो है जेल में। तो सबसे पहले सेक्शन 382 कहता है कि हर एक अपील जो पेश की जाएगी वो होगी पेटिशन के रूप में, जो कि लिखी गई है या तो एपेलेंट के द्वारा या फिर उसके प्लीडर के द्वारा, और जब तक कि जिस कोर्ट में वो प्रेजेंट की गई है वो कुछ और ना डायरेक्ट कर दे, तब तक हर एक अपील की जो पेटिशन है उसके साथ लगाई जाएगी उस जजमेंट या ऑर्डर की कॉपी जिसके अगेंस्ट की गई है अपील। वहीं जो एपेलेंट है, जो अपील करना चाह रहा है, वो व्यक्ति अगर जेल में है तो तब वो अपील जैसे कि पेटिशन के रूप में होती है, उस पेटिशन को जो भी उसके साथ कॉपी लगानी है, लाइक जजमेंट या ऑर्डर जिसके अगेंस्ट अपील की गई है, उसकी कॉपी लगा के किसको देगा, पेटिशन प्लस जो चीजें उसके साथ लगा के भेजनी है वो देगा ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल को। ये चीज प्रीलिम्स में पूछी जाती है। और फिर ये ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल, जो जेलर साहब हैं, ये क्या करेंगे, ये फिर उस पेटिशन को उसके साथ लगाई गई कॉपी के साथ प्रॉपर एपेलेट कोर्ट में भेजेंगे। तो अब जैसा कि सेक्शन 382 में या फिर सेक्शन 383 में अपील की पेटिशन दी गई है जजमेंट या ऑर्डर की कॉपी वॉपी लगा के, तो तब अगर उस पर्टिकुलर जजमेंट या ऑर्डर जिसके अगेंस्ट अपील की गई है उसमें इंटरफेयर करने के सफिशिएंट ग्राउंड नहीं होंगे, तो तब सेक्शन 384 में समरली डिसमिसल होगा अपील का। वहीं अगर सफिशिएंट ग्राउंड होंगे तो फिर प्रोसीड किया जाएगा सेक्शन 385 में। तो इसीलिए सेक्शन 384 में सबसे पहले कह रहे हैं कि जो अपील की पिटीशन जजमेंट की कॉपी वॉपी लगा के भेजी गई है या तो 382 में या फिर 383 में, तो सबसे पहले एपेलेट कोर्ट उसको ना एग्जामिन करेगी, और एग्जामिन करके अगर वो ये पाती है कि ग्राउंड ही नहीं है सफिशिएंट कि जिस जजमेंट या ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की गई है उसको इंटरफेयर किया जाए, उसमें इंटरफेरेंस किया जाए, तो तब वो क्या कर सकती है, उस अपील को समरली डिसमिस कर सकती है। बट 382 में जो पेश की गई है ना पिटीशन अपील की, उसको समरली डिसमिस करने से पहले एपेलेट कोर्ट के ऊपर मैंडेटरी है कि वो एपेलेंट को या फिर उसके लीडर को उनके सपोर्ट में सुनने की रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी हो। वहीं अगर अपील प्रेजेंट की गई है सेक्शन 383 में, तो तब सेक्शन 383 वाली अपील को डिसमिस करने से पहले एपेलेट कोर्ट को करना पड़ेगा क्या, एपेलेंट को उसके केस के सपोर्ट में सुनने की रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी होगी। बट ये चीज तब करने की जरूरत नहीं है जब जो जेल में पड़े व्यक्ति ने अपील लगाई है उसको एपेलेट कोर्ट कंसीडर करती है फ्रिवलस, बेतुकी की, या फिर
जो जेल में पड़ा हुआ व्यक्ति सेक्शन 383 में अपील किया है, उसके संबंध में एपलेट कोर्ट अगर ये कंसीडर करती है कि अगर उसको सुनवाई का अवसर देने के लिए कस्टडी से कोर्ट के समक्ष प्रोड्यूस करवाया जाएगा, तो उससे इस तरह की इनकन्वीनियंस होगी जो कि केस के सर्कमस्टांसेस के लिए डिसप्रपोर्शनेट होगी। तो तब इस वाले स्टेप को एपलेट कोर्ट स्किप कर सकती है। तब यहाँ पे जो एपेलेंट है सेक्शन 383 में जो अपील किया है, उसको उसके सपोर्ट में सुनवाई का अवसर देने की एपेलेट कोर्ट को जरूरत नहीं है। वहीं सेक्शन 383 में ना अपील को डिसमिस करने से पहले एक और चीज देखनी होगी। क्या चीज? कि तब तक उस अपील को वो समरली डिसमिस ना करे जितना टाइम अपील को प्रेफर करने के लिए दिया गया है, जब तक कि वो टाइम एक्सपायर ना हो जाए। क्योंकि अगर उस टाइम से पहले करेंगे तो फिर वो फिर से अपील डाल देगा। तो इसलिए पहले टाइम लिमिट के खत्म होने का इंतजार करो और उसके बाद करो फिर डिसमिस समरली सेक्शन 383 में पेश की गई अपील की पिटीशन को। ऑलराइट। और समरली डिसमिस करने से पहले जो एपेलेट कोर्ट है उसको एक पावर दी गई है कि वो क्या कर सकती है, मामले के रिकॉर्ड मंगवा सकती है। और जो यहाँ पर समरली डिसमिस कर रही है वो एपेलेट कोर्ट अगर या तो कोर्ट ऑफ सेशन है या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, तो तब वो क्यों समरली डिसमिस की, इस चीज के वो रीजन भी रिकॉर्ड करेगी। अब यहाँ पर सबसेक्शन 4 में कह रहे हैं कि अगर कोई अपील सेक्शन 383 में प्रेजेंट की गई और उसको कर दिया गया समरली डिसमिस इस सेक्शन के तहत, और तब जो एपेलेट कोर्ट है वो ये पाती है कि एक और पिटीशन है अपील की जो कि ड्यूली मतलब तरीके से प्रेजेंट की गई है सेम एपेलेंट के बिहाफ में अंडर सेक्शन 382, जो कि उसके द्वारा कंसीडर ही नहीं की गई है। तो तब जो कोर्ट है, भले ही सेक्शन 393 में कुछ भी लिखा हो, अगर कोर्ट को सेटिस्फाई होता है कि जरूरी है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए उस अपील की पिटीशन को सुनना, उसको डिसाइड करना, उसको डिस्पोज ऑफ करना, तो तब वो उस पर सुनवाई वगैरह कर सकती है और उसको वो डिसाइड कर सकती है इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो ये हो गया आपका सेक्शन 384 ऑफ सीआरपीसी। अब यहाँ पर 385 में क्या रखा है कि अगर समरली डिसमिस नहीं की जाती है अपील, तो तब क्या किया जाएगा, यही बता रखा है सेक्शन 385 में। तो उसी के आगे का प्रोसीजर दे रखा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर अपील को समरली डिसमिस नहीं किया जाता है तो तब जो एपेलेट कोर्ट है वो क्या करेगी, वो जब जिस टाइम पर जिस जगह अपील पर सुनवाई होगी उस टाइम और उस जगह का नोटिस दिलवाएगी, किसको, एपेलेंट को या फिर उसके प्लीडर को, और उस ऑफिसर को जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए अपॉइंट किया हुआ है। वहीं अगर ऐसे कन्विक्शन के जजमेंट के अगेंस्ट अपील की गई है जो कि आया था किसी ऐसे मामले में जो इंस्टीट्यूट हुआ था कंप्लेंट पर, तो तब नोटिस दिया जाएगा किसको, कंप्लेनेंट को भी। वहीं अगर अपील की गई है सेक्शन 377 में या फिर सेक्शन 378 में, 377 में इस ग्राउंड पे कि जो सेंटेंस पास किया गया था वो इनएडिक्वेट है और जो सेंटेंस है उसको इनहेंस किया जाए, या फिर सेक्शन 378 में एक्विटल के अगेंस्ट की गई है, तो तब एक्यूज को नोटिस दिया जाएगा। और ऑफिसर को, कंप्लेनेंट को और जो एक्यूज है इसको नोटिस के साथ साथ जिन ग्राउंड्स पर अपील की गई है ना, उन ग्राउंड्स की कॉपी भी भेजी जाएगी। और जैसे ही अपील एडमिट कर ली जाती है और इनको नोटिस दे दिया जाता है, तो अब जो एपेलेट कोर्ट है वो अपील को डिसाइड करेगी मेरिट्स पर। सबसेक्शन 3 में कह रहा है कि जो एपेलेट कोर्ट यहाँ पर एक्ट कर रही है सेक्शन 385 में, उसको भी पावर है, अगर केस के रिकॉर्ड पहले से ही मौजूद नहीं है उसके पास, तो उसको भी पावर है केस के रिकॉर्ड मंगवाने की और देन जो पार्टीज हैं अपील में इन्वॉल्व उनको सुनने की। वहीं प्रोवाइजो ये कह रहा है कि अगर अपील सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस की लीगैलिटी और एक्सटेंट से संबंधित है, तो जो एपेलेट कोर्ट है उसके पास ये ऑप्शन है कि वो बिना केस के रिकॉर्ड मंगवाए डिसीजन दे सकती है। ऑलराइट। वहीं अगर सोल बेसिस है अपील प्रेफर करने का कन्विक्शन के अगेंस्ट की जो सेंटेंस लगाई गई थी वो बहुत ज्यादा सीवियर है, तो जो एपेलेंट है उसको जनरली अलाउ नहीं किया जाता है इस ग्राउंड के अलावा कोई और ग्राउंड उस अपील में रेस करने के लिए और उस पर आर्ग्यू करने के लिए, जब तक कि इस चीज के लिए कोर्ट उसको परमिट ना कर दे। ऑलराइट।
तो ये हो गया आपका सेक्शन 385। अब यहाँ पर सेक्शन 386 प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सेक्शन 386 बताता है एपेलेट कोर्ट की पावर, यानी कि ये बताता है कि अगर एक्विटल के अगेंस्ट अपील की गई है या कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील की गई है या फिर सेंटेंस को इनहेंस कराने के लिए अपील की गई है या किसी अदर ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की गई है, तो तब एपेलेट कोर्ट क्या क्या डिसीजन दे सकती है इस तरह की अपील में। और एक एडिशनल पावर क्लोज ई में दे रखी है अपील में एपेलेट कोर्ट को एक्सरसाइज करने के लिए। तो सबसे पहले सेक्शन 386 में देखो कह रहे हैं ये कि एपेलेट कोर्ट के समक्ष जो भी रिकॉर्ड दिए गए मामले के उनको ऑब्जर्व करने के बाद, और अगर एपेलेंट आया है या फिर उसका प्लीडर आया है तो उनको सुनने के बाद, या फिर अगर पीपी अपीयर हुआ है तो उसको सुनने के बाद, या फिर 377 या 378 वाली अपील है तो अगर एक्यूज आया है तो उसको सुनने के बाद एपेलेट कोर्ट क्या कर सकती है। तो देखो सबसे पहली चीज, अगर अपील की गई है एक्विटल के ऑर्डर के अगेंस्ट और एपेलेट कोर्ट पाती है ये कि सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं है इंटरफेयर करने के, ट्रायल कोर्ट ने जो एक्विटल का ऑर्डर दिया है वही सही है, तो अपील को वो डिसमिस कर सकती है। या फिर अगर वो पाती है सफिशिएंट ग्राउंड है तो वो क्या कर सकती है, वो ना अपील को रिवर्स करके या तो फर्दर इंक्वायरी का डायरेक्शन दे सकती है कि और इंक्वायरी की जाए, या फिर एक्यूज को रीट्रायल करने का डायरेक्शन दे सकती है कि फिर से ट्राई करो इसे, या फिर एक्यूज को ना ट्रायल के लिए ऊपर की अदालत में कमिट कर सकती है। ऑलराइट, या फिर अगर एपेलेट कोर्ट पाती है कि ये तो गिल्टी है एक्यूज पर्सन, तो फिर अकॉर्डिंग टू लॉ उसके अगेंस्ट जो सेंटेंस पास करना सही है वो सेंटेंस पास कर सकती है। तो इनमें से कोई भी ऑर्डर एक्विटल के अगेंस्ट आई हुई अपील में एपेलेट कोर्ट दे सकती है, या तो ये वाला ऑर्डर या फिर इनमें से कोई भी ऑर्डर जो भी अकॉर्डिंगली सही लग रहा है। वहीं अगर अपील आई है कन्विक्शन के अगेंस्ट, तो पहली चीज तो ये, अगर एपेलेट कोर्ट को लग रहा है कि सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं है, ट्रायल कोर्ट ने जो कन्विक्शन का ऑर्डर दिया है वही सही है, तो फिर अपील को वो डिसमिस कर सकती है। और क्या कर सकती है इसके अलावा, इसके अलावा ये कर सकती है एपेलेट कोर्ट कन्विक्शन के अगेंस्ट आई हुई अपील में कि जो फाइंडिंग एंड सेंटेंस लगाया था ट्रायल कोर्ट ने उसको रिवर्स कर सकती है और एक्विट कर सकती है एक्यूज को, या फिर डिस्चार्ज कर सकती है, या फिर उसको फिर से एपेलेट कोर्ट के जो सबऑर्डिनेट कॉम्पिटेंट कोर्ट है उसके द्वारा ट्रायल करने का ऑर्डर दे सकती है, या फिर कमिट कर सकती है ट्रायल के लिए। ऑलराइट, या फिर सेंटेंस को बनाए रखते हुए फाइंडिंग को ऑल्टर करने का ऑर्डर दे सकती है, या फिर फाइंडिंग अल्टर करते हुए या बिना फाइंडिंग को ऑल्टर किए उस सेंटेंस के नेचर को या एक्सटेंट को ऑल्टर करने का ऑर्डर दे सकती है। बस इस तरीके से नहीं कि जो सेंटेंस है वो ही इनहेंस हो जाए, क्योंकि इनहेंस करने के लिए प्रोसीड किया जाएगा क्लोज सी में। तो क्लोज सी में कह रहे हैं कि अगर अपील आई है सेंटेंस को इनहेंस कराने के लिए, बट अगर एपेलेट कोर्ट को लग रहा है कि जो सेंटेंस ट्रायल कोर्ट ने पास की थी बस वही सही है, सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं है उसमें इंटरफेयर करने के, तो वो अपील को डिसमिस कर सकती है। या फिर यहाँ पे जो बता रखे है इनमें से कोई भी ऑर्डर दे सकती है, लाइक फाइंडिंग एंड सेंटेंस को रिवर्स करके एक्विट कर सकती है या डिस्चार्ज कर सकती है एक्यूज को, या फिर ऑर्डर कर सकती है कि फिर से ट्राई किया जाए एक्यूज को बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, या फिर सेंटेंस को एज इट इज रहने देते हुए फाइंडिंग को ऑल्टर कर सकती है, या फिर विद या विदाउट ऑल्टरिंग द फाइंडिंग ऑल्टर कर सकती है सेंटेंस का नेचर एंड एक्सटेंट, वो भी किस हद तक, इस हद तक कि या तो उसको वो इनहेंस कर दे या फिर उसको वो रिड्यूस कर दे। ऑलराइट, बट अगर वो इनहेंस कर रही है ना सेंटेंस को, तो ध्यान ये रखना है कि इनहेंस करने से पहले एक्यूज को अपॉर्चुनिटी देनी है कॉज शो करने की कि उसके अगेंस्ट सेंटेंस क्यों ना इनहेंस किया जाए। बिना ये चीज किए इनहेंस नहीं कर सकती एपेलेट कोर्ट। ऑलराइट, नेक्स्टली जो एपेलेट कोर्ट है वो उतना ग्रेटर पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस जो कि लग रहा है एपेलेट कोर्ट को कि एक्यूज ने किया है, अवॉर्ड नहीं करेगी, इन्फ्लिक्ट नहीं करेगी, जो कि उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए जिस ऑर्डर या सेंटेंस के अगेंस्ट अपील की गई है उसको पास करने वाली कोर्ट लगा सकती थी। ऑलराइट, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा ग्रेटर पनिशमेंट एपेलेट कोर्ट यहाँ पर इन्फ्लिक्ट नहीं करेगी। ऑलराइट, बाकी जितने भी अभी तक हमने ऑर्डर डिस्कस किए उनके अलावा अगर कोई अदर ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की गई है तो पहली चीज तो एपेलेट कोर्ट क्या कर सकती है, अगर लग रहा है एपेलेट कोर्ट को कि उसको एज इट इज रहने दिया जाना चाहिए, उसको इंटरफेयर करने के कोई सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं है, तो उसको वो एज इट इज रहने दे सकती है और अपील को डिसमिस कर सकती है। या फिर एपेलेट कोर्ट उस ऑर्डर को ऑल्टर कर सकती है या उस ऑर्डर को रिवर्स कर सकती है। और इन सब चीजों के अलावा एक एडिशनल चीज कर सकती है एपेलेट कोर्ट, क्या कि जो भी उसको जस्ट या प्रॉपर लग रहे हैं
वो अमेंडमेंट करने के वो ऑर्डर दे सकती है, या वो कंसिक्वेंशियल या इंसिडेंटल ऑर्डर जो उसको जस्ट एंड प्रॉपर लग रहा है वो ऑर्डर दे सकती है अपील में। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका सेक्शन 386 सीआरपीसी का। आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब यहाँ पर सेक्शन 387 देखो ये कहता है कि जैसे कि क्रिमिनल कोर्ट जब ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इस्तेमाल करते हुए जजमेंट देती है, तो वो जजमेंट डिलीवर कैसे किया जाता है, उसमें क्या कंटेंट होता है, मतलब जजमेंट के बारे में ना काफी सारी बातें बता रखी हैं चैप्टर 27 में, और ये चैप्टर हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सीआरपीसी की। तो सेक्शन 387 कह रहा है कि जजमेंट के यही वाले प्रोविजन अप्लाई होंगे, क्या हो गया इसे, अप्लाई होंगे उस जजमेंट के ऊपर भी जहां तक पॉसिबल हो सकता है वहां तक, उस जजमेंट के ऊपर भी जो कि अपील में या तो कोर्ट ऑफ सेशन दे रही है या फिर सीजीएम दे रहा है। बट उनमें से ना ये वाली बात अप्लाई नहीं होगी कि अक्यूज को जब जजमेंट डिलीवर होता है तो सुनने के लिए आना चाहिए। यानी कि कह रहे हैं कि अगर एपलेट कोर्ट कुछ और डायरेक्ट ना कर दे तब तक कह रहे हैं कि अक्यूज को ना अपील में डिलीवर किए गए जजमेंट को सुनने के लिए लाए जाने की जरूरत नहीं है, ना ही उसको रिक्वायर करने की जरूरत है कि भाई तू अटेंड कर। तब नेक्स्टली ये वाली बात जो भी हमने डिस्कस की ये अप्लाई नहीं होगी कहाँ पे, जब अपील समरली रिजेक्ट की जाती है सेक्शन 384 में। बाकी जैसे कि सेक्शन 387 कह ही रहा है ये चीज कि जहां तक पॉसिबल हो सकता है वहां तक जजमेंट के चैप्टर 27 वाले प्रोविजन उस जजमेंट पर भी अप्लाई होंगे जो कि अपील में कोर्ट ऑफ सेशन या सीजीएम ने दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सेक्शन 362 भी हो गई अप्लाई, जो कि ये कहता है कि एक बार जजमेंट साइन कर दिया, चाहे वो वही ओरिजिनल जुरिसडिक्शन वाली कोर्ट ने किया हो चाहे वो एपेलेट कोर्ट ने किया हो, एक बार साइन हो गया तो वो ऑल्टर नहीं किया जा सकता है, वो रिव्यू नहीं किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ उसमें क्लैरिकल या फिर अर्थमेटिकल जो एरर हो जाता है ना उन्हीं को करेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि मान लो लिखना था सेक्शन 383 लिख दिया 384, तो यहां से ये चीज करेक्ट की जा सकती है जजमेंट में से। ऑलराइट, या कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई वो ठीक की जा सकती है। तो कहने का मतलब है ये, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि जब जजमेंट ना शॉर्ट हैंड में डिक्टेट करके लिखवाया जाता है, अब वो जज साहब तो डिक्टेट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से जो शॉर्ट हैंड राइटर होते हैं वो उसको शॉर्ट हैंड में उसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर लेते हैं, फिर उसका रिटर्न फॉर्मेट बनकर आता है पूरा उस शॉर्ट हैंड का। तो फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है कहीं ना कहीं छोटी मोटी चूक की, कि कोई क्लैरिकल एरर हो गया हो या कोई अर्थमेटिकल एरर हो गया हो, तो वो करेक्ट किया जा सकता है। ऑलराइट, तो यही बात यहाँ पर अपील में कोर्ट ऑफ सेशन ने या सीजीएम ने जो जजमेंट दिया उसके ऊपर भी अप्लाई होगी। सेक्शन 388 देखो कहता है ये कि जैसे कि हाई कोर्ट के समक्ष अगर किसी जजमेंट या ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की गई तो फिर वो उस अपील में कोई ना कोई जजमेंट या ऑर्डर तो देगी ना, तो इसलिए सेक्शन 388 में कह रहे हैं कि जो भी वो ऑर्डर या जजमेंट वगैरह देगी अपील में, तो हाई कोर्ट की जिम्मेवारी है कि वो चीज वो सर्टिफाई करेगी उस कोर्ट को जिसकी फाइंडिंग सेंटेंस या ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट के समक्ष की गई थी अपील। अगर ये वाली कोर्ट है ऐसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट जो कि सीजीएम नहीं है, तो तब ये सर्टिफिकेशन हाई कोर्ट से सीजीएम के थ्रू जाएगा जेएम के पास। वहीं अगर वो कोर्ट है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, तो तब ये जाएगा सर्टिफिकेशन किसके थ्रू, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू। और जैसे ही कोर्ट को रिसीव होगा सर्टिफिकेशन, उसके बाद जजमेंट का या ऑर्डर का जो कि अपील में हाई कोर्ट ने दिया है, तो अकॉर्डिंगली वो उसको फॉलो करेंगे और अपने रिकॉर्ड को अकॉर्डिंगली अमेंड करेंगे। ऑलराइट, तो ये हो गया सेक्शन 388। अब यहाँ पर देखो सेक्शन 389 में सिंपल सी बात ये बता रखी है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए कन्विक्ट किया गया और आपने उसके अगेंस्ट कर दी अपील, तो जब तक कि अपील डिसाइड नहीं हो जाती तब तक इस सेंटेंस का क्या किया जाए। तो इस सेंटेंस को सस्पेंड करने की बात करता है तब तक के लिए सेक्शन 389, और साथ ही उस दौरान जो एपेलेंट है उसको बेल पर रिलीज किए जाने की भी बात करता है। तो सबसे पहले सबसेक्शन 1 कहता है कि कन्विक्टेड पर्सन की अपील जब पेंडिंग है तब एपेलेट कोर्ट राइटिंग में रीजंस रिकॉर्ड करके ऑर्डर कर सकती है कि जिस सेंटेंस या ऑर्डर के अगेंस्ट
कन्विक्टेड पर्सन ने किया है अपील, उसके एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कर दिया जाए, और साथ ही अगर वो कन्विक्टेड पर्सन कन्फाइनमेंट में है तो उसको या तो बेल पर रिलीज कर दिया जाए या फिर उसके बॉन्ड पर रिलीज कर दिया जाए। बट जो कन्विक्टेड पर्सन है, अगर वो गिल्टी है किसी ऐसे ऑफेंस का जो पनिशेबल है या तो डेथ सेंटेंस के लिए या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के लिए या फिर 10 साल से ज़्यादा के इम्प्रिजमेंट के लिए, तो तब एपेलेंट कोर्ट उसको ना बेल पर या उसके बॉन्ड पर रिलीज करने से पहले क्या चीज़ करेगी, पीपी को सुनेगी और उसको अलाउ करेगी रिलीज के अगेंस्ट, यहाँ पर लिख लेना अगेंस्ट रिलीज के अगेंस्ट रिटन आर्ग्यूमेंट पेश करने के लिए अलाउ कर देगी पीपी को। और पीपी को राइट होगा अगर कन्विक्टेड पर्सन बेल पर रिलीज कर दिया गया है तो उसकी बेल को कैंसिल कराने के लिए एप्लीकेशन फाइल करने का। और जो एपेलेट कोर्ट को यहाँ पर सबसेक्शन 1 में पावर दी गई है, वो एपेलेट कोर्ट अगर मान लो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है तो वो ये वाली पावर एक्सरसाइज अगर नहीं की है तो ये पावर उसकी जगह हाई कोर्ट भी एक्सरसाइज कर सकती है। यानी कि ऊपर से ऑर्डर आ सकता है, हाई कोर्ट से ऑर्डर आ सकता है कि जब तक अपील डिसाइड ना हो जाए तब तक सेंटेंस के एग्जीक्यूशन को, ऑर्डर के एग्जीक्यूशन को जिसके अगेंस्ट अपील की गई है कर दिया जाए सस्पेंड। अगर कन्फाइनमेंट में है कन्विक्टेड पर्सन तो उसको बेल पर या उसके बॉन्ड पर रिलीज कर दिया जाए। तो इस तरह का ऑर्डर हाई कोर्ट भी कर सकती है ऐसे मामले में जहां पर अपील की गई है कन्विक्टेड पर्सन के द्वारा हाई कोर्ट के किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में। हाई कोर्ट में नहीं की गई है बट सबऑर्डिनेट कोर्ट में की गई है, तो वो सबऑर्डिनेट कोर्ट के संबंध में भी यहाँ पर ये वाली पावर एक्सरसाइज कर सकती है। अगर वो खुद एपेलेट कोर्ट है हाई कोर्ट, तब तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पावर हाई कोर्ट भी इस्तेमाल कर सकती है जब वो खुद ही अपील से डील कर रही है। तो कहने का मतलब है ये। अब यहाँ पर सबसेक्शन 3 ये कहता है कि अगर कन्विक्टेड पर्सन कन्विक्ट करने वाली कोर्ट को सेटिस्फाई करता है कि भाई मैं ना अपील करना चाहता हूँ, जिस सेंटेंस के लिए आपने मुझे कन्विक्ट किया है उसके अगेंस्ट में अपील करना चाहता हूँ, तो जो कन्विक्टिंग कोर्ट है वो क्या करेगी, अगर वो कन्विक्टेड पर्सन बेल पर है और वो सेंटेंस किया गया है कितने इम्प्रिजमेंट के लिए, उतने टर्म के इम्प्रिजमेंट के लिए जो 3 साल से ज्यादा का नहीं है, या फिर वो कन्विक्टेड पर्सन किसी ऐसे ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया है जो कि बेलेबल है और वो है बेल पर, तो तब जो कोर्ट है कन्विक्टिंग कोर्ट वो ऑर्डर कर देगी क्या कि जो कन्विक्टेड पर्सन है उसको ना बेल पर रिलीज कर दिया जाए जब तक कि उसकी बेल को रिफ्यूज करने का उसके पास कोई स्पेशल रीजन नहीं है तब तक। और उतने पीरियड के लिए, कितने पीरियड के लिए बेल पर रिलीज किया जाए, जितना कि सफिशिएंट होगा अपील प्रेजेंट करने के लिए और सबसेक्शन 1 के तहत एपेलेट कोर्ट से ऑर्डर ऑब्टेन करने के लिए। और जितने टाइम के लिए ना कन्विक्टेड पर्सन रहेगा बेल पर रिलीज, तब तक के लिए जो सेंटेंस इम्प्रिजमेंट की उसके अगेंस्ट पास हुई है वो मानी जाएगी कि वो तब तक के लिए हो गई है सस्पेंड। ऑलराइट, वहीं जो व्यक्ति अपील किया है, जो एपेलेंट है, अगर वो किसी पीरियड के इम्प्रिजमेंट के लिए सेंटेंस किया गया या फिर वो सेंटेंस किया गया इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के लिए, तो जितने टाइम के लिए ना यहाँ पर इस सेक्शन के तहत उसको रिलीज किया जाता है वो टाइम उसके इन इम्प्रिजमेंट के पीरियड में इंक्लूड नहीं होगा बल्कि उससे ये एक्सक्लूड किया जाएगा। तो ये हो गया आपका सेक्शन 389। तो सेक्शन 389 में हमने पढ़ा कि जो कन्विक्टेड पर्सन है अपील किया, जब तक कि अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती तब तक उसको क्या किया जा सकता है, बेल पर रिलीज किया जा सकता है। ऑलराइट, अब यहाँ पर जिस व्यक्ति को किया गया है एक्विट, उसको कस्टडी में लेने के लिए सेक्शन 390 दिया गया है। यानी कि अगर एक्विटल के अगेंस्ट अपील की गई है सेक्शन 378 के तहत, तो तब हाई कोर्ट को पावर है, क्या पावर है कि हाई कोर्ट वारंट निकाल सकती है जिसमें वो डायरेक्ट कर सकती है कि जो एक्यूज है उसको अरेस्ट करके लाया जाए, या तो उसी के समक्ष, हाई कोर्ट के समक्ष ही, मान लो एपेलेट कोर्ट हाई कोर्ट ही है तो वो अपने समक्ष ही मंगवा लेगी, या फिर उसके किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में जहां पर अपील की गई है। मान के चलो कि उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट है आपका कोर्ट ऑफ सेशन, यहाँ पर अपील की गई है एक्विटल के अगेंस्ट, तो यहाँ पर उसको लाए जाने का, अरेस्ट करके ऑर्डर दे देगी। फिर जिसके भी समक्ष एक्यूज पर्सन को लाया गया है वो कोर्ट क्या कर सकती है, वो कोर्ट टिल द डिस्पोजल ऑफ अपील, जब तक अपील डिसाइड ना हो जाए, या फिर तब तक जब तक कि उस व्यक्ति की बेल एडमिट ना कर ली जाए, बेल एडमिट करके उसको रिलीज ना कर दिया जाए बेल पर, तब तक उस पर्सन को कमिट कर सकती है प्रिजन में। ऑलराइट,
तो यहाँ पर हाई कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर दे रखी है, जिस एक्यूज के एक्विटल के अगेंस्ट अपील की गई है उस एक्यूज को अरेस्ट करके मंगवाने के लिए वारंट इशू करने की। तो ये हो गया आपका सेक्शन 390। सेक्शन 391 में ना एपेलेट कोर्ट को पावर दे रखी है। क्या पावर दे रखी है? कि वो फर्दर एविडेंस मंगवा सकती है या डायरेक्ट कर सकती है फर्दर एविडेंस लिया जाना। तो कह रहे हैं कि जब इस चैप्टर के तहत किसी अपील से एपेलेट कोर्ट डील कर रही है और उसको लग रहा है कि एडिशनल एविडेंस लिया जाना जरूरी है, तो जिन रीजंस की वजह से उसको ये लग रहा है उन रीजन को रिकॉर्ड करके या तो वो एविडेंस खुद ले सकती है या फिर वो डायरेक्ट कर सकती है मजिस्ट्रेट को कि भाई तू ये एविडेंस ले, या फिर अगर जो एपेलेट कोर्ट है वो है हाई कोर्ट तो तब वो डायरेक्ट कर सकती है कोर्ट ऑफ सेशन को या मजिस्ट्रेट को कि तुम लो एविडेंस। और जब डायरेक्ट किया जाता है ना कि किसी और को, मजिस्ट्रेट को या फिर इधर की साइड कोर्ट ऑफ सेशन को, कि एडिशनल एविडेंस लो, तो जब ये एडिशनल एविडेंस ले लेते हैं तो ये एपेलेट कोर्ट को उन एविडेंस के बारे में सर्टिफाई करता है कि ये पर्टिकुलर एविडेंस हमने ले लिए हैं। देन फिर वो एपेलेट कोर्ट अपील को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, डिसाइड करने के लिए प्रोसीड करती है। और जैसे कि यहाँ पर एडिशनल एविडेंस लिए जा रहे हैं, तो जब वो लिए जा रहे हैं उस दौरान एक्यूज और उसके प्लीडर को राइट होता है उधर मौजूद रहने का। और जिस तरीके से इंक्वायरी में एविडेंस लिए जाते हैं चैप्टर 23 ऑफ सीआरपीसी में, उन्हीं के अधीन रहते हुए सेक्शन 391 में एडिशनल एविडेंस लिए जाएंगे। तो जैसा कि सेक्शन 391 में एडिशनल एविडेंस लेने की पावर दे रखी है एपेलेट कोर्ट को, तो ये पावर एपेलेट कोर्ट ने इस्तेमाल की थी बेस्ट बेकरी केस, या फिर कह लो तुलसी बेकरी केस, या फिर कह लो जहीरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2006 के केस में। तो ये हो गया आपका सेक्शन 391। अब यहाँ पर सेक्शन 392 से ना आपको ध्यान आना चाहिए सेक्शन 370, जो कि हमने ना लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जहां पर हमने ये डिस्कस किया था कि जैसे कि कोर्ट ऑफ सेशन डेथ सेंटेंस कंफर्मेशन के लिए भेजता है हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट के कम से कम 2 जज तो उस डेथ सेंटेंस पर क्या डिसीजन देना चाहिए इस चीज के लिए होने चाहिए। तो अब मान के चलो 2 ही जज हैं, जज 1 एंड जज 2, और इनकी ओपिनियन इवनली डिवाइड हो गई। तो इसका मतलब यही है ना कि जो जज 1 है वो कह रहा है, मान के चलो ये कह रहा है कि डेथ सेंटेंस कंफर्म कर देनी चाहिए, वहीं जो जज 2 है वो कह रहा है कि कंफर्म नहीं करनी चाहिए बल्कि एक्यूज को तो एक्विट कर देना चाहिए। तो अब डिसीजन क्या दिया जाएगा, क्योंकि इन दोनों जजेस के बीच में ओपिनियन क्या हो गई हैं, डिवाइड हो गई हैं। तो इस ओपिनियन के मतभेद को सॉल्व किया जाता है सेक्शन 392 में जो दे रखा है ना प्रोसीजर, उसके अकॉर्डिंग। ये पढ़ा था हमने सेक्शन 370 में, और फिर मैंने आपको कहा था कि जब हम अपील वाले प्रोविजन पढ़ेंगे ना तो तभी हम सेक्शन 392 डिस्कस करेंगे। तो क्या है सेक्शन 392? ये कह रहा है कि जब चैप्टर 29 ऑफ सीआरपीसी में अपील हाई कोर्ट के जजेस की बेंच के द्वारा सुनी जा रही है और उनकी ओपिनियन में हो जाता है मतभेद, मान के चलो 2 जज सुन रहे हैं और इन दोनों जजेस की ओपिनियन अलग अलग है। आप ये मान के चलो कि एक्विटल के अगेंस्ट अपील की गई थी, तो जो जज 1 है वो कह रहा है कि एक्विट करना ही सही है, जो डिसीजन दिया था ना ट्रायल कोर्ट ने वही सही है। जज 2 कह रहा है कि कन्विक्ट कर दो इसे, जो ट्रायल कोर्ट का डिसीजन है उसको उलट दो और जो एक्यूज है उसको कन्विक्ट कर दिया जाए। तो अब ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा, तो इनकी ओपिनियन हो गई है डिवाइड। तो अब इनकी जो भी ओपिनियन है, दोनों की ओपिनियन भेजी जाएगी तीसरे जज के पास, और तीसरे जज को अगर सही लग रहा है तो वो सुनवाई वगैरह भी कर सकता है, और फिर सुनवाई के बाद जो तीसरा जज है ये अपनी ओपिनियन डिलीवर करेगा, और जो ओपिनियन ये देगा उसके अकॉर्डिंग जजमेंट आएगा, ऑर्डर आएगा। मान लो तीसरे जज ने कह दिया कि एक्विटल के ऑर्डर को उलट के कर देना चाहिए कन्विक्शन का ऑर्डर, तो जज 2 के साथ इसकी ओपिनियन हो गई सेम, तो ये प्रिवेल कर जाएगी। वहीं अगर जज 3 कहता है कि एक्विटी कर देना चाहिए, ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको एज इट इज रहने देना चाहिए, तो तब जज 1 के साथ इसकी ओपिनियन प्रिवेल कर जाएगी। ठीक है। वही प्रोवाइजो कह रहा है कि अगर इनमें से कोई भी जज, जैसे कि ये अपील पर सुनवाई किए थे ना, तो इन तीनों में से कोई भी जज अगर डिजायर करते हैं कि जो अपील है वो रेफर की जाए लार्जर बेंच को, तो तब जो अपील है उस पर फिर से सुनवाई की जाएगी बाय द लार्जर बेंच ऑफ जजेस, और वो डिसाइड की जाएगी बाय द लार्जर बेंच ऑफ जजेस। तो ये हो गया आपका सेक्शन 392।
अब यहाँ पर सेक्शन 393 ना अपील में दिए गए जजमेंट एंड ऑर्डर के फाइनलिटी की बात करता है। ये कहता है कि एपेलेट कोर्ट जब अपील से डील करती है तो तब फिर जब वो डिसाइड करती है ना अपील को, तो कोई ऑर्डर या जजमेंट तो देती है ना, तो वो जो ऑर्डर देगी अपील में या जजमेंट देगी वो एकदम फाइनल होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 362 ऑफ CRPC, एक बार जजमेंट साइन हो गया तो उसको ना तो रिव्यू किया जा सकता है, ना ही उसमें कोई ऑल्ट्रेशन किए जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसमें क्लैरिकल या फिर अर्थमेटिकल एरर्स ही करेक्ट किए जा सकते हैं। तो इस हिसाब से कहने का मतलब यही है कि एपेलेट कोर्ट अपील में जो ऑर्डर देती है या जजमेंट देती है वो एकदम फाइनल होते हैं, सिर्फ उन वालों को छोड़ के जो संबंधित हैं सेक्शन 377, 378, 384 सब सेक्शन 4 में प्रोवाइड किए गए मामलों से। वहीं एक चीज की जा सकती है, एपेलेट कोर्ट जो ऑर्डर देती है ना उनका रिवीजन किया जा सकता है चैप्टर 30 के तहत। तो बस इतनी सी बात आपने सेक्शन 393 में ध्यान रखनी है। सेक्शन 394 अपील के अबैटमेंट की बात करता है, अपील के दी एंड की बात करता है। ये बताता है कि कब अपील करने का राइट सबसिस्ट नहीं करेगा, कब अपील करने का राइट हो जाएगा दी एंड। तो ये कहता है सबसे पहली चीज, ये यहाँ पर ये जो अदर लिखा हुआ है ना ये काट दो पहले, ये मेरी PDF में क्लैरिकल एरर हो गया है। तो वो कहता है ये, अगर हम तोड़ तोड़ के देखें सब सेक्शन 1 को, आपने जैसे कि सेक्शन 377 में पढ़ा है और मैंने आज के वीडियो में पढ़ाया भी है कि इस सेक्शन के तहत अपील की जाती है इस आधार पे कि जो सेंटेंस पास की गई है वो इनएडिक्वेट है, इसीलिए जो सेंटेंस है उसको इंक्रीज किया जाए, उसको इनहेंस किया जाए। तो अगर जिस व्यक्ति के अगेंस्ट वो सेंटेंस पास की गई थी वो व्यक्ति ही मर गया तो अपील भी मर जाएगी, अपील भी दी एंड। क्योंकि अगर बढ़वा लोगे सेंटेंस तो फिर करोगे किसके अगेंस्ट एग्जीक्यूट। नेक्स्टली अगर हम देखें सेक्शन 378, सेक्शन 378 में एक्यूज के एक्विटल के अगेंस्ट अपील की गई है। एक्यूज को ना बाइज्जत बरी कर दिया गया था, फिर जो एग्रीव्ड पार्टी है वो पहुंच गई कोर्ट में कि ऐसे कैसे बाइज्जत बरी कर दिया, तो उसने लगा दी 378 में एक्विटल के अगेंस्ट अपील। तो अगर सेक्शन 378 में एक्यूज के एक्विटल के अगेंस्ट जो अपील आई है उससे डील करते हुए अगर सेंटेंस दे दी जाएगी तो वो होगी किसके अगेंस्ट एग्जीक्यूट, अगर एक्यूज ही नहीं रहा, क्योंकि एक्यूज के मरने के साथ साथ सेक्शन 378 में जो भी अपील आती हैं वो भी हो जाती हैं डी एंड। ऑलराइट, तो सेक्शन 377 वाली एंड सेक्शन 378 वाली अपील के साथ क्या होगा जब एक्यूज मर जाएगा, ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा जो बाकी अदर अपील हैं की गई चैप्टर 29 में, जिनमें ना फाइन की सेंटेंस के अगेंस्ट जो अपील की जाती है उसको शामिल नहीं करना है, उसको छोड़ दो। तो बाकी जो अपील हैं वो एपेलेंट की डेथ होने के साथ साथ अबैट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। बट प्रोवाइजो क्या कह रहा है? प्रोवाइजो कह रहा है कि अगर अपील की गई थी ऐसी सेंटेंस के कन्विक्शन के अगेंस्ट जो कि या तो डेथ सेंटेंस है या फिर इम्प्रिजनमेंट है, कारावास की सजा है, और जो एपेलेंट है जैसे कि वो कन्विक्ट हो गया तो समाज में उसको ऐसे तो देखा जाएगा ये तो मुजरिम है भले ही वो मर गया। तो अगर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील कन्विक्टेड पर्सन जो अपील किया था जैसे कि वो अब हो गया एपेलेंट और वो मर गया तो समाज की नजरें उसके परिवार को नहीं छोड़ेगी। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अब इस अपील को ना उसका कोई भी नियर रिलेटिव जो कि उसका पेरेंट हो सकता है, मम्मी या पापा, या फिर जो उसका पार्टनर हो सकता है, पति या पत्नी, या फिर उसका जो हो सकता है लीनियंट डिसेंडेंट, या जो उसका हो सकता है ब्रदर या सिस्टर, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। वो भी कैसे? जिस दिन एपेलेंट की डेथ हुई उस दिन से 30 दिन के अंदर अपील को कंटिन्यू करने के लिए एपेलेट कोर्ट में अनुमति लेने की एप्लीकेशन फाइल करके, और अगर अनुमति दे देता है एपेलेट कोर्ट तो फिर अपील ऐसे मामले में खत्म नहीं होगी। अब उसका जो भी नियर रिलेटिव अप्लाई किया था वो आगे इस अपील को कंटिन्यू कर सकेगा और अपने रिलेटिव कन्विक्टेड पर्सन के अगेंस्ट लगे इल्जामों को अपील में हटवा सकेगा। ऑलराइट, तो ये है आपका सेक्शन 394। तो यहाँ पे आज का वीडियो होता है दी एंड। काफी सारे सब्जेक्ट हैं जिनके PDF नोट अवेलेबल हैं, उन सभी की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आपको परचेस करना है या उनके बारे में डिटेल लेनी है तो आप इस चीज के लिए या तो मेरे ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, या फिर आप मुझे मेरी टेलीग्राम ID पर मैसेज कर सकते हैं जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि कई व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए होते हैं जुडिशियरी एस्पिरेंट्स के लिए।
तो मैं ना किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप को ना तो रन करती हूँ, ना ही मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करती हूँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको कई जीनत नाम की लड़कियां दिखेंगी, तो उनको ना मेरे नाम से कांटेक्ट मत किया करो कि क्या आप स्टडी गो विद जीनत वाली जीनत हो। तो कल के दिन ऐसा भी हो सकता है ना कि वो पर्सन आपके साथ कोई फ्रॉड कर दे। तो इन चीज़ों से बचो। जो मैं डिटेल दे के रखती हूँ ना अपने कांटेक्ट की, आपको सिर्फ वहीं पर आप मुझे कांटेक्ट किया करो। ऑल राइट। और सारी डिटेल जो मुझे कांटेक्ट करने की होती हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो विद जीनत के नाम से, उसको ज़रूर ज्वाइन करना। वहाँ पर जुडिशरी से रिलेटेड मैं आपको अपडेट देती रहती हूँ, और जो भी मटेरियल वगैरह अवेलेबल होते हैं उसके बारे में आपको वहीं पर जानकारी मिलती रहती है। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम पेज है स्टडी गो विद जीनत के नाम से ही, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैं मीम्स वगैरह शेयर करती रहती हूँ, लीगल मीम्स। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। कोई डाउट अगर आपको रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहीं पर भी पूछ सकते हैं। सीआरपीसी की सारी वीडियोस आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, और उस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो एक बार ना डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लिया करो। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करो। कॉमेंट करके बताया करो वीडियो कैसा लगा है, कुछ ना कुछ जरूर लिखा करो, बट एटलीस्ट कॉमेंट सेक्शन भर दिया करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं सीआरपीसी के अगले वीडियो लेक्चर में।